हेलो फ्रेंड्स, साइनिंग स्टार एकेडमी में स्वागत है आपका। मैं करण आपका स्वागत करता हूं और आज हमारा टॉपिक है CNT एक्ट का अध्याय 4। ठीक है, पिछले क्लास में हमने अध्याय 4 के कुछ धाराओं को देखा था, जिसमें मैं आपको याद करवा देता हूं। सबसे महत्वपूर्ण धारा है अध्याय 4 का जो शीर्षक है वह है रैयत। रैयत कैसा रैयत? तो अधिभोगी रैयत इसका शीर्षक है। ठीक है, इसकी एक महत्वपूर्ण धारा हमने देखी थी, धारा 17, जिसमें बंदोबस्त रैयत की परिभाषा है। और धारा 18 में भी खूटकट्टी अधिकार प्राप्त जो रैयत है और मुंडारी खूटकट्टीदार है, उन लोगों के बंदोबस्त रैयत की बात की गई है। तो धारा 17 और धारा 18 बहुत महत्वपूर्ण था। बंदोबस्त रैयत की परिभाषा इसमें दी गई थी। और उसके बाद जो धाराएं हैं उसमें से सबसे महत्वपूर्ण अध्याय 4 का जो धारा है वो है धारा 21 और 21 का, जिसमें 2016 को झारखंड सरकार के द्वारा संशोधन लाया गया था। ठीक है, संशोधन लाया गया था, लेकिन यह संशोधन वापस ले लिया गया। इसीलिए यह धारा जो है यह बहुत महत्वपूर्ण धारा है। धारा 21 SPT एक्ट का धारा 13 में संशोधन लाया गया था, धारा 49 में संशोधन लाया गया था, धारा 71 में संशोधन लाया गया था। तो ये सब धाराएं जो है वो हमेशा JPSC हो या झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसमें ये धाराएं बहुत ज़्यादा VVI धारा है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे अध्याय 4 की सबसे महत्वपूर्ण जो धारा है वो है धारा 21 और धारा 21 का क, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही ईजी है, तुरंत भर में आपको याद हो जाएगा, छप जाएगा दिमाग में। समझ लीजिए एक चीज़ इसको कि धारा 21 एक क्या कहता है। हम लोग शीर्षक पढ़ रहे हैं अध्याय 4, हम लोग अध्याय 4 पढ़ रहे हैं जिसका शीर्षक है अधिभोगी रैयत। मतलब कि रैयत जो है, जिसका भूमि है, जिसे भूमि पर अधिभोग का अधिकार है, तो उसे कैसा अधिभोग का अधिकार होगा। तो जाहिर है कि जब हमारा शीर्षक अधिभोगी रैयत है, तो अधिभोगी रैयत जब शीर्षक है तो सबसे महत्वपूर्ण जो धारा होगी वो अधिभोगी रैयत से संबंधित ही होगी। तो अधिभोगी रैयत के अधिभोगाधिकार संबंधी बात करता है धारा 21 और 21 का एक। धारा 21 और 21 का एक कहता है कि रैयत को अपनी भूमि के अधिभोग का अधिकार होगा। ठीक है, अधिभोगी रैयत को अपनी भूमि, अधिभोगी रैयत या रैयत को अपनी भूमि अधिभोग का अधिकार होगा। वह अपनी भूमि में या तो परंपरागत जो रीति चली आ रही है प्रथा, उस रीति प्रथा से, या उस रीति प्रथा के अलावे भी उस भूमि में वह खेती कार्य कर सकता है। साथ ही साथ खेती कार्य के अलावा खेती करने के लिए जो आवश्यक चीज है, जैसे तालाब बनाना, सिंचाई की सुविधा करना, नहर बांध बनाना, ठीक है, ये काम वो कर सकता है। तो खेती कार्य वो कर सकता है। धारा 21 के तहत यही कहता है कि रैयत जो है उसको जमीन पर, अपने जमीन पर अधिभोग का अधिकार है। क्या अधिभोगाधिकार है? वह जमीन पर खेती कार्य कर सकता है। इसके अलावे भी कुछ कार्य है जो रैयत कर सकता है, लेकिन रैयत ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे कि जमीन जो है वो अनुर्वरक हो जाए, या जमीन खेती योग्य ना रहे, या जमीन के मूल्य का ही ह्रास हो जाए। रैयत ऐसा कोई कार्य जमीन पर नहीं कर सकता है। ठीक है, रैयत क्या कर सकता है? तो धारा 21 कहता है कि रैयत अपनी जमीन पर जो है वो खेती का कार्य कर सकता है। कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जो कि जमीन के मूल्य का ह्रास हो जाए। वह अपनी जमीन पर ईंट या खपड़ों का निर्माण कर सकता है भवन बनाने के लिए, उसमें कच्चा मकान या पक्का मकान बनाने के लिए, स्वयं रहने के लिए अपनी जमीन पर खेती कार्य करेगा, खपड़ा बनाएगा या ईंटा बनाएगा,
पीने का पानी का स्रोत बनाएगा, पेयजल की व्यवस्था करेगा, तालाब बना सकता है, नहर बना सकता है, बांध बना सकता है आदि। कुटीर उद्योग का जैसे मुर्गी पालन हो गया, गाय पालन हो गया, बकरी पालन हो गया, टोकरी बनाना हो गया, इस तरह का कुटीर उद्योग का संचालन भी रैयत कर सकता है। लेकिन कोई ऐसा काम रैयत नहीं करेगा जिससे कि जमीन के भूमि के मूल्य का ह्रास हो जाए, जमीन खेती योग्य ना रहे। यही 21 बोलता है। साथ ही साथ यह भी बोलता है कि यदि रैयत जो है तालाब में कोई मछली का पालन करता है तो वह जो मछली निकलेगा उससे, या कोई भी उत्पाद तालाब से जो निकलेगा उसका 9/20 भाग जो है वो सरकार, जमींदार, भूस्वामी को प्राप्त होगा और 11/20 भाग जो है वो किसको प्राप्त होगा? वो रैयत को प्राप्त होगा। यही 2016 में दोस्तों संशोधन किया गया। 2016 में संशोधन करते हुए कहा गया था पिछली सरकार के द्वारा कि न केवल अब जो है वो रैयत भूमि का उपयोग जो है वो खेती कार्य के लिए करेगा, अपितु वह भूमि का उपयोग जो है वो अपने मनानुसार, अपने मनोनुकूल किसी भी कार्य के लिए कर सकता है। लेकिन यह संशोधन जो है वो फाइनली 2017 में वापस ले लिया गया था। धारा 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम 100% एग्जाम में पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाएंगे। धारा 21A याद रखिएगा। मैं पढ़ रहा हूं, मैंने जो समझाया है बस उसी को लिखा हुआ है। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं सारे स्टूडेंट ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। धारा 21 क्या कहता है? भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार। अधिभोगी रैयत हमारा शीर्षक है, तो भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के क्या अधिकार हैं इसी की बात कर रहा है। तो किसी रैयत को किसी भूमि पर यदि अधिभोग का अधिकार हो तो उस भूमि का उपयोग स्थानीय रीति प्रथा के साथ या उसके बिना भी कृषि कार्य हेतु भूमि का प्रयोग कर सकता है। शॉर्ट में हम क्या जानेंगे कि रैयत का क्या अधिभोगाधिकार है कि भूमि का उपयोग वो कृषि कार्य के लिए कर सकता है, बस। ठीक। शर्त क्या है? शर्त है कि भूमि खेती के लिए जो है भूमि अनुपयुक्त ना हो, उसके मूल्य में ह्रास ना हो, मूल्य में कमी ना हो, भूमि अनुर्वर ना हो। ठीक है। क्या बोलता है पॉइंट? और इस धारा में रैयत अपनी भूमि का उपयोग खेती के अलावा और क्या करेगा? ईंटा बनाने में करेगा, खपड़ा का निर्माण में करेगा, भवन निर्माण में करेगा, पेयजल के लिए करेगा, मछली पालन के लिए करेगा, सिंचाई के लिए करेगा, बांध निर्माण, आहार निर्माण, कुटीर उद्योग का संचालन, टोकरी बनाना, मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन, गौ पालन, बकरी पालन के लिए कर सकता है। क्लियर हो गया पूरा? ठीक। अब अगला पॉइंट क्या हो रहा है? यदि रैयत अपनी जोत के लगान का भुगतान करता हो, यदि रैयत अगर लगान का भुगतान करता हो, ठीक है। लगान का भुगतान दो तरह से होता है, या तो नगद देता हो या फसल के रूप में देता हो। ठीक है। धारा 61 में लगान के भुगतान का जिक्र है। ठीक है। यदि रैयत अपनी जोत के लगान का भुगतान करता है तो ऐसे जोत पर किसी प्रयोजन के लिए यदि तालाब बनाता है तो उत्पादों में भूस्वामी का जो हिस्सा है कितना होगा? सरकार या भूस्वामी का हिस्सा 9/20 भाग, और 2 भाग इसका ज्यादा रहेगा, 11/20 भाग किसका रहेगा? तो रैयत का रहेगा। तो यहां हमने क्या देखा कि जमीन में रैयत का अधिभोगाधिकार होगा, वह खेती कार्य के लिए जमीन का प्रयोग कर सकता है, लेकिन बशर्ते कि जमीन के मूल्य में ह्रास नहीं होना चाहिए। ठीक है। जमीन उर्वरक नहीं होना चाहिए,
वह तालाब बना सकता है, वह मछली पालन उसमें कर सकता है, वह पेयजल की सुविधा के लिए कुआं बना सकता है, उसके बाद आहार बांध का निर्माण कर सकता है, सिंचाई सुविधा कर सकता है, साथ ही साथ भवन निर्माण के लिए ईंट और खपड़ों का निर्माण कर सकता है। यदि मछली का उत्पादन होता है उससे तो ठीक है, तो उसमें मत्स्य का पालन करता है, तालाब से या अन्य किसी प्रोडक्ट उत्पाद का उत्पादन होता है तो उसका 9/20 भाग भूस्वामी रखेगा, 11/20 भाग ये रखेगा। 21 का भी उसी का पार्ट है, कुछ नहीं है। यहाँ तालाब में उत्पादन का बात किया गया है, यहाँ वृक्ष की बात कही गई है। बोला गया है कि यदि रैयत अपनी जोत पर, भूमि पर, ठीक है, अधिभोगी रैयत को अधिभोग का अधिकार है, खेती कर लिया, खेती के अलावा क्या कर सकता है, बागवानी कर सकता है, लकड़ी लगा सकता है, बांस भी लगा सकता है। वही 21 का बोलता है कि यदि रैयत अपनी जमीन पर लकड़ी लगा सकता है, बांस भी लगा सकता है, उसको काट सकता है, जो लकड़ी उसको मिलेगा उसका 9/20 भाग किसको देगा, भूस्वामी को, 11/20 भाग स्वयं रखेगा। उसी तरह लकड़ी, ये जो फलदार अगर वृक्ष रोपा जाता है तो जो फल का उत्पादन होगा या लाह का जो उत्पादन अगर होगा या मलबरी रेशम का उत्पादन यदि होगा, इस तरह की कोई खेती अगर रैयत करता है तो उसका जो उत्पादन होगा उसका 9/20 भाग वो सरकार को देगा, भूस्वामी को देगा, ठीक है, और 11/20 भाग स्वयं रखेगा। यही 21 क बोलता है। तो 21 क में केवल वृक्ष की बात कही गई है और उसका प्रोडक्शन, वृक्ष के उत्पादों की बात कही गई है। ठीक, वृक्ष के संदर्भ में अधिभोगी रैयत का अधिकार, यदि लगान का भुगतान हो रहा है तो भूमि पर वृक्ष एवं बांस लगा सकता है, उसे काटकर उपयोग कर सकता है। वृक्षों पर फल, फूल, लाख, मलबरी लगा सकता है, प्रयोग कर सकता है। यदि इस भूमि पर लगान का भुगतान धारा 61, बोले थे हम लगान का भुगतान कहाँ है, धारा 61 में है। लगान आप नकद दे सकते हैं या फसल के रूप में दे सकते हैं, ठीक है। तो धारा 61 के अनुसार यदि लगान का भुगतान किया जा रहा है तो जो उत्पादित लकड़ी है, कास्ट है, उस पर भूस्वामी और रैयत का भूस्वामी और रैयत का जो है ना, लकड़ी पर बराबर बराबर हिस्सा होगा। इसको आप ध्यान रखिएगा, भूस्वामी और लकड़ी पर भूस्वामी और रैयत जो है दोनों पर लकड़ी अगर उग जाता है तो उस पर बराबर बराबर हिस्सा होगा। जबकि तालाब का अगर कुछ उत्पाद हो या फल फूल आदि उपजा रहा है तो उसमें 9/20 भाग भूस्वामी का होगा, रैयत का 11/20 भाग होगा। ठीक है, समझ में आ गया। 21 का बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 और 21 का, जिसमें झारखंड सरकार ने 2016 में संशोधन लाया था। 21 अधिभोगाधिकार की बात करता है, बोलता है कि रैयत अपनी भूमि का उपयोग खेती कार्य के लिए कर सकता है। ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे भूमि के मूल्य का ह्रास हो, भूमि अनुर्वरक हो जाए। भूमि में वह क्या कर सकता है, तो वह पेयजल के लिए कुआं बना सकता है, सिंचाई सुविधा कर सकता है, बांध आहार का निर्माण कर सकता है, ईंट का निर्माण करेगा, खपड़ा का निर्माण करेगा, भवन निर्माण कर सकता है, कुटीर उद्योग का संचालन भी कर सकता है, क्योंकि ये सब करने से जमीन के मूल्य या उर्वरा शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये सब कर सकता है। यदि मछली का उत्पादन हो रहा है या तालाब से कुछ प्रोडक्शन हो रहा है तो 9/20 भाग कौन, भूस्वामी को देगा, 11/20 भाग स्वयं रखेगा। फिर क्या है कि इसके अलावा वृक्ष लगा सकता है, उसको काट सकता है, उससे जो कास्ट निकलेगा, बांस या वृक्ष जो निकलेगा, प्रोडक्ट जो निकलेगा, तो उसका बराबर बराबर हिस्सा होगा। भूस्वामी आधा लेगा, आधा जो है वो रैयत को मिलेगा। ठीक है, और यदि फल फूल कुछ उत्पादन हो रहा है उसका 9/20 भाग भी किसको देगा, वो भूस्वामी को देगा, 11/20 भाग स्वयं रखेगा। 21 का खत्म हो गया, दोनों भी आई था। ठीक है, अब 22 और 23 कुछ नहीं कहता है। 22-23 को आपको रटना नहीं है, केवल हम बतला दिए, लिख दिए 22-23 क्या कहता है। तो कुछ नहीं, यदि धारा 21 और धारा 21 के अधीन कोई रैयत जो है अपनी भूमि का अधिभोगाधिकार कर रहा है या भूमि का उपयोग कर रहा है तो भूमि से उसे बेदखल नहीं किया जा सकता है। लेकिन यदि अगर भूमि पर उसको गवर्नमेंट बोली है कि आप भूमि बंदोबस्त रैयत हैं, अधिभोगाधिकार आपको प्राप्त है, और वहाँ क्या कर दिया, ऐसा कुछ काम कर दिया जिससे भूमि के मूल्य में ह्रास हो गया। जैसे वहाँ क्या किया, कोई कारखाना खोल दिया अपनी भूमि में,
प्रिंटिंग प्रेस खोल दिया, कुछ दूसरा कोई व्यापार उस तरह का चालू कर दिया जिससे भूमि अनुर्वरक हो जाए, या तो उस तरह का कार्य करने का ऑर्डर नहीं है। अगर वैसा आप कार्य करते हैं तो भूमि जो है, आप भूमि के मूल्य का ह्रास किए, भूमि आपसे छीन ली जाएगी। ठीक है, तो वही चीज कहता है कि यदि रैयत धारा 21 क के अधीन भूमि का प्रयोग करता है तो उसे बेदखल नहीं किया जाएगा, लेकिन इसका उल्लंघन करेगा तो बेदखल होगा। ठीक, यही धारा 21 और 21 क के अधीन अगर हम करते हैं, भूमि का उपयोग करते हैं, तो हमें रैयत को बेदखल नहीं किया जाएगा। यही धारा 22 बोलता है। धारा 23 क्या बोलेगा? धारा 23 भी यही बोलेगा कि यदि अधिभोगी रैयत है वो बिना वसीयत के मर जाता है, ठीक है, तो फिर उसका भूमि क्या होगा? तो उसका भूमि उसके उत्तराधिकार को मिलेगा, उसी तरह मिलेगा जैसे बाकी संपत्ति मिलता है। वही बोलता है कि बिना वसीयत के मृत्यु हो जाने पर उत्तराधिकारी को अधिभोगाधिकार उसी तरह प्राप्त होगा जैसे अन्य संपत्ति प्राप्त होती है। बस, ठीक है। 23 क में क्या है? संपत्ति प्राप्त हो रहा है तो उसका रजिस्ट्री भी होगा 23 क। तो कुछ नहीं है, आपको 23 22 नहीं जानना है, आपको धारा 21 और 21 क याद रखना है कि धारा 21 में ये है, 21 क में ये है, और दोनों का अगर हम प्रयोग करके भूमि का उपयोग कर रहे हैं तो भूमि से हमको बेदखल नहीं किया जाएगा। धारा 22 के अंतर्गत है। धारा 23 जो है, अगर बिना वसीयत के मृत्यु हो जाए तो उसके उत्तराधिकारी को भूमि उसी प्रकार प्राप्त होगा जैसे अन्य संपत्ति प्राप्त होता है। 23 का के तहत भूमि का रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 16 से 36 के बीच है अध्याय 4। ठीक है, हमने सबसे महत्वपूर्ण धारा यहाँ हमने लिख दिया है कि आपको धारा 17 बंदोबस्त रैयत, धारा 18 बंदोबस्त रैयत, ये भी है खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत और मुंडारी खुटकट्टीदार के बंदोबस्त रैयत की बात की गई है। धारा 17 18 बंदोबस्त रैयत की परिभाषा देता है। 21 और 21 का जो है वो शीर्षक जो है अधिभोगी रैयत, उसके आदर्श को चरितार्थ करता है, और अधिभोगी अधिकार जो है रैयत का, उसके बारे में बोलता है कि आपको खेती कार्य करना है और आप क्या क्या भूमि का प्रयोग कर सकते हैं और क्या आप नहीं कर सकते हैं। इस तरह का आप इस तरह का काम नहीं कर सकते कि मूल्य का ह्रास हो जाए। तो धारा 17 18 21 का आपका इंपॉर्टेंट है, इसके सिवा आप कुछ नहीं भी याद रखिएगा तो आपको चलेगा। ठीक है, आपको जरूरत नहीं है। 17 18 बंदोबस्त रैयत, 21 का। ठीक, नोट मैंने लिख दिया है। धारा 24 से धारा 23 तक मैंने रजिस्ट्री पढ़ा दिया। धारा 24 से 36 के बीच जो है वो लगान की बात की गई है। अगर आपको दे दे सवाल डेप्थ में कि किन धाराओं के बीच लगान का निर्धारण, जोत के बंटवारा होने पर लगान का पुनः निर्धारण, ठीक है, लगान की कमी या वृद्धि के कारण, लगान की वृद्धि या कमी करने का उपायुक्त को अधिकार किसमें है, तो लगान संबंधी ये जो अधिकार अध्याय 4 के अंतर्गत धारा 24 से लेकर 36 तक में है। ठीक है, धारा 24 से 36 के बीच लगान का निर्धारण, लगान के बंटवारे के बाद लगान का निर्धारण, जोत के बंटवारे के बाद लगान का निर्धारण, लगान में वृद्धि या कमी का कारण, उसके वृद्धि या कमी करने का अधिकार किसको है? डीसी का अधिकार है। तो लगान के संबंध में विभिन्न प्रावधान धारा 24 से 36 के बीच है। अध्याय 4 आपका खत्म हो गया दोस्तों। अध्याय 5 में केवल हमको एक ही धारा पढ़ना है, धारा 37, और बहुत महत्वपूर्ण धारा है। धारा 21 और 21 क के बाद आपको जो याद रखना है धारा, वो याद रखना है धारा 37। ठीक है, मैंने जो एक नज़र में जो आपको सीएनटी एक्ट पढ़ाया था उसमें भी मैंने धारा 37 के बारे में आपको बताया था। इसमें कुछ नहीं है, खूटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत की बात की गई है। हम लोग देख रहे हैं, हम लोग पहले देखते आ रहे हैं चैप्टर। क्या देखे हमने पहले अध्याय 1 देखा, उसमें देखा हमने संक्षिप्त नाम परिचय देखा, फिर हमने काश्तकारों का वर्ग देखा, फिर हम लोग भूधारक देखा। ठीक है, अध्याय 3 में। अध्याय 4 में हम लोग रैयत देख रहे हैं, अधिभोगी रैयत। अध्याय 5 में देखेंगे क्या? खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत देखेंगे। फिर अध्याय 6 में हम क्या देखेंगे? अध्याय 6 में हम देखेंगे अधिभोगी रैयत के बारे में। तो अध्याय 5 क्या है? खूटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत, धारा 37। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ नहीं कहा गया है, झूठ मूठ का लंबा लिखा हुआ है, कुछ नहीं है इसमें, समझ लीजिए एक बार में। खूटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत के बारे में यही कहा गया कि इस अधिनियम के अंतर्गत
अधिभोगा अधिकार संबंधी जो उपबंध अन्य रैयत को प्राप्त है, मतलब जो हमने अधिभोगा अधिकार संबंधी 21 और 21 क में देखा ना, अधिभोगा अधिकार संबंधी अधिकार कि क्या खेती कार्य कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, तो अधिभोगा अधिकार संबंधी उपबंध जो अन्य रैयतों को प्राप्त है वही खूटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत को भी प्राप्त होंगे। यानी कि जो इस अधिनियम के अंतर्गत जो अधिभोगा अधिकार संबंधी उपबंध है वही उपबंध सारे जो है 16 से 36 तक वो खूटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत पर भी लागू होंगे। बस यही हमने देखा, जिसको अपनी परंपरा वंश परंपरा खूंट से जमीन पर अधिकार प्राप्त है, ठीक है, वही लागू होंगे, वही लिख दिए हम। इस अधिनियम के अधिभोगी रैयत संबंधी उपबंध, अधिनियम के जो अधिभोगी रैयत संबंधी उपबंध या अधिभोगी रैयत संबंधी अधिकार, ठीक है, अधिभोगी रैयत संबंधी उपबंध उन रैयतों पर भी लागू होंगे जिन्हें खूटकट्टी अधिकार प्राप्त हो। थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है इसके बारे में, क्या कि खूटकट्टी अधिकार प्राप्त जो रैयत है उसके लगान में वृद्धि नहीं होगा, ठीक है। अगर बाई चांस लगान में वृद्धि होता है तो उस जो गांव जो है उस गांव में जो अन्य रैयत जो हैं उसका लगान का जो निर्धारण है उससे अधिक लगान में वृद्धि इसका नहीं होगा। बस वही चीज लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है, फिर भी देखना है, समझना है हम लोगों को अधिनियम को। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये हम लोग समझ गए। इस अधिनियम के अधिभोगी रैयत संबंधी जो उपबंध है उन रैयतों पर भी लागू होंगे जो खूटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत हैं। तो जो अन्य रैयत जो अधिकार का उपयोग कर रहा है वो खूटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत भी उपभोग प्राप्त कर रहा है। अब देखिए, यदि रैयत द्वारा इस अधिनियम के लागू होने, मतलब 11 नवंबर 1908 जब लागू हुआ, उसके 20 वर्ष से अधिक पहले भूमि की काश्तकारी सृजित की गई हो, मतलब भूमि को बसाया गया हो, काश्तकारी सृजित की गई हो, ठीक है, तो ऐसी अवस्था में भूमि का लगान नहीं बढ़ाया जाएगा, ठीक है, भूमि का लगान नहीं बढ़ाया जाएगा। फिर से देखते हैं, यदि इस अधिनियम के लागू होने यानी 1908 के 20 वर्ष से अधिक पहले भूमि की काश्तकारी सृजित की गई हो, मतलब खूटकट्टी भूमि सृजित की गई हो, ठीक है, तो भूमि की काश्तकारी सृजित की गई हो तो लगान नहीं बढ़ाया जाएगा। अगर उस भूमि पर लगान वृद्धि हो भी जाता है, ठीक है, यदि अगर उस भूमि पर लगान वृद्धि हेतु कोई आदेश पारित किया गया हो तो लगान में वृद्धि उस गांव के अन्य जो अधिभोगी रैयत हैं, अन्य जो उस गांव के रैयत हैं वो जितने लगान देते हैं उस गांव के अन्य अधिभोगी रैयत पर निर्धारित लगान से अधिक नहीं होगी। मतलब उस गांव में जो अधिभोगी रैयत है लगान देने वाले, वो जो जितने लगान दे रहे हैं उससे अधिक इनकी लगान वृद्धि नहीं होगी, ठीक है। और ये लगान का वृद्धि इनका नहीं होना चाहिए यदि काश्तकारी अधिनियम लागू होने के 20 वर्ष से पहले से अधिक से सृजित की गई हो, ठीक है। आपको केवल याद रखना है धारा 17 बंदोबस्ती रैयत, धारा 18 बंदोबस्ती रैयत, धारा 17 मेन बंदोबस्ती रैयत की परिभाषा है, ठीक। 21 का भूमि का ऐसा प्रयोग ना किया जाए कि भूमि के मूल्य का ह्रास हो जाए, 21 का बस, ठीक है। उसके बाद हमको 24 से 36 कुछ नहीं है, लगान का निर्धारण उसके संबंध में उपबंध है, बढ़ाना घटाना, ठीक, खत्म। 37 हम लोग याद रखेंगे, खूटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत के बारे में कहा गया है कि खूटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत को वही अधिभोग का अधिकार है जो अन्य रैयत को है। मतलब इस अधिनियम के अंतर्गत जो अधिभोगा अधिकार संबंधी उपबंध अन्य रैयतों पर लागू होंगे वही खूटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत पर भी लागू होंगे, ठीक है। तो ये आज का आपका वीडियो था, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अध्याय 5 में मात्र एक ही धारा था, अध्याय 5 खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो हमारा अध्याय 6 पर आएगा। अगर आप लोग को कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, जरूर से कमेंट किया कीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।